हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। डिफ्रैक्शन के साथ साथ पोलराइजेशन पढ़ेंगे और रिजॉल्विंग पावर। ये 3 पार्ट है इसमें। और इसी के साथ ये जो तुम्हारा वेव ऑप्टिक्स का थियोरेटिकल पार्ट है ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिफ्रैक्शन लेते हैं कि डिफ्रैक्शन क्या चीज़ होती है। देखो, जो डिफ्रैक्शन बेसिकली डिफ्रैक्शन क्या चीज़ है। ये डिफ्रैक्शन की बात करें तो डिफ्रैक्शन इज दिस इज बिहेवियर ऑफ वेव ड्यू टू ऑब्स्टेकल ऑब्स्टेकल है ना। ऑब्स्टेकल क्या है? यह ऑब्स्टेकल मतलब अच्छा, इसमें क्या होता है बेसिकली कि ये लाइट मान लो इधर से आ रही है, ठीक है ना। इसके बीच में आपने बाधा खड़ी कर दिया, ये ओपेक बॉडी रख दो, ओपेक रख दो। तो इसके बाद कायदे से इसका पूरी छाया यहाँ पड़नी चाहिए, है ना, स्ट्रेट लाइन इस जोन में। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसमें लाइट का कुछ अजीब तरह का बिहेवियर होता है, ठीक है ना। उसी तरह से कि यदि ये लाइट आ रही हो, है ना, और लाइट के सामने ट्रांसपेरेंट होल रख दो, बस सिर्फ इतना, और बाकी यहाँ पर ओपेक कर दे, नहीं बाकी इधर से लाइट नहीं जाएगी, है ना, सिर्फ इस छेद से होकर के लाइट जाएगी। तो इससे निकलने वाली लाइट का जो बिहेवियर होता है बड़ा अजीब तरह का होता है ना। उसी बिहेवियर को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका टेक्निकल डेफिनेशन है डिफ्रैक्शन का, ये इसको ये समझ लो कि डिफ्रैक्शन इज अ डेविएशन ऑफ वेव फ्रॉम स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन without any change in their energy due to an obstacle अथवा through an aperture, है ना, through an aperture। बस ये या तो ये ट्रांसपेरेंट अपर्चर हो या ऑब्स्टेकल हो, ओपेक ऑब्स्टेकल हो, इनके संपर्क में आता है लाइट, तो इसमें लाइट या वेव जो होती है वो डिविएट हो जाती है और उनका बिहेवियर कुछ अजीब तरह का होता है, ठीक है ना। उसी चीज़ को हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि डिफ्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट डिपार्चर इफेक्ट बिकम सेकेंडरी वेवलेट एंड प्रोपगेशन वेव। जैसे मान लो कोई भी ऑब्स्टेकल आया यहाँ पर है, लेकिन यहाँ की जो वेव है यहाँ पर टकराने वाली, वो वेव अपनी वेवलेट्स हर दिशा में तो छोड़ेगी ना। इसकी वेवलेट्स जो है ये हर दिशा में जाएगी, है ना। इस वेवलेट्स आपस में इंटरफेयर करके इसके जो ओपेक की वजह से जो शैडो पड़ रहा है, शैडो एरिया में भी वेव इसमें ट्रांसमिट करेगी, ठीक है। तो वही बात कर रहा है। और डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में अंतर क्या है? दोनों ही सुपरपोजिशन है ना। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जो है दोनों ही सुपरपोजिशन है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव है, ठीक है ना। अंतर क्या है? इंटरफेरेंस जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें लाइट केवल दो जगह से, दो या फाइनाइट नंबर ऑफ लाइट का इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस में क्या होता है? इंटरफेरेंस में फाइनाइट नंबर ऑफ सोर्स रहता है, फाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स रहती है। जैसे आपने देखा डबल स्लिट में
दो सोर्स होते थे और दो ही वेव है आपस में मिल रही हैं। एक ग्रेटिंग होता है ना, ग्रेटिंग है ना, उसका भी इंटरफेरेंस देखते हैं। तो उसमें क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ सोर्स जो होते हैं n होते हैं। तो ग्रेटिंग में नंबर पता रहता है कि यानी इतने सोर्स मिल करके इतनी वेव्स मिल करके वो आपस में कैसे इंटरफेयर करेंगी। तो इंटरफेरेंस में जो n होता है वो फाइनाइट होता है, लेकिन डिफ्रैक्शन में नंबर इज नॉट लिमिटेड, है ना। डिफ्रैक्शन में ये डिफ्रैक्शन इज यूज्ड व्हेन मेनी वेव्स आर सुपर इम्पोज्ड, मेनी, इनफाइनाइट, n इज नॉट लिमिटेड, है ना। डिफ्रैक्शन के मामले में जो नंबर ऑफ वेव्स होते हैं वो क्या है, लिमिटेड नहीं होते। बस ये इतनी सी अंतर आता है, दोनों है सुपरपोजिशन, वही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब ये हमारे डिफ्रैक्शन जो होते हैं दो तरह का होता है। नंबर एक, इसका नाम देते हैं फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, ठीक है ना। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में क्या होता है, सोर्स जो होता है ऑब्स्टेकल के पास रहता है। यहाँ सोर्स है ना, सोर्स ऑब्स्टेकल के पास रहता है, ठीक है ना। ये ऑब्स्टेकल हो गया, देखो ये है ना। तो इसमें सोर्स इज नियर, सोर्स इज क्लोज टू ऑब्स्टेकल, सोर्स इज क्लोज टू ऑब्स्टेकल, ठीक है। दूसरा होता है फ्राउनहोफर, फ्राउनहोफर, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में जो लाइट, इंसिडेंट लाइट इज पैरेलल, इंसिडेंट लाइट इज पैरेलल, है ना। जो इंसिडेंट बीम होती है वो पैरेलल होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, द सोर्स इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है ना। या और वेव क्या होती है, वेव फ्रंट इज प्लेन, वेव फ्रंट इज अ प्लेन वेव, ठीक है ना। यहाँ वेव फ्रंट क्या होती है, स्फेरिकल, यहाँ वेव फ्रंट पूरा गोल गोल घूम जाएगी, स्फेरिकल होगी या सिलेंड्रिकल होगी, जैसा भी है, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। जैसे मान लो ये एक लीनियर सोर्स है, तो सिलेंडर से जो लाइट वेव निकलेगी वो क्या है, वो सिलेंड्रिकल होगी, सिलेंड्रिकल, ठीक है ना। इन दोनों में वेव फ्रंट, ये फ्रेस्नेल में वेव फ्रंट स्फेरिकल होती है और सोर्स क्लोजर होता है, पास में होता है। यहाँ पर सोर्स बहुत दूर होता है और इंसिडेंट लाइट पैरेलल होती है और वेव फ्रंट प्लेन वेव होती है, ठीक है ना। तो तुम्हारे कोर्स में ये सिर्फ एक ही फ्राउनहोफर रिफ्लेक्शन ऑफ सिंगल स्लिट, सिंगल स्लिट का फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पढ़ना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो पहला है, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, ये फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन का। वो ये देखो यहाँ पर क्या है, ये एक सोर्स है ना, लाइट का सोर्स है, पास में है, और यहाँ पर एक स्टेट एज है, मैंने एक तख्ता लगा दिया है, ये प्लेन तख्ता लगा दिया हमने, ठीक है ना। यहाँ पर देखो कायदे से क्या होना चाहिए, ये जो ओपी लाइन है, ओपी लाइन के नीचे पूरा का पूरा ब्लैक हो जाना चाहिए, कोई लाइट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन, लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, जैसा कि रे ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा है, ठीक है ना। तो इस ऑब्स्टेकल से
ये सीधे सीधे यहाँ काला हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं, ठीक है ना। यानी ये जो शार्प एज रख दिया तुमने यहाँ पर लाइट के मार्ग में, एक ऐसा कर्टन रख दिया, एक ऐसा पर्दा रख दिया, और कुल मिला कहो कि ये मेटलिक पर्दा रख दिया हमने, है ना, जिसके आर पार लाइट नहीं जाएगी, बिल्कुल ही नहीं जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर शार्प एज है, तो ये पी के बाद वाले जोन में, ये पी के ऊपर वाला जोन तो लिमिटेड है, सब दिखाई देता है, तब आपको पता है कि इनलाइटेड जोन है। अरे ये इनलाइटेड जोन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पी से पी डैश की ओर वाला जो सिचुएशन है, इसमें इंटेंसिटी जो होती है, देखो यहाँ पर इंटेंसिटी का वेरिएशन कुछ यह दिखा है। पी से जब आप पी डैश जाते हो और ये दूरी एक्स है, ये एक्स क्या है, ये ऐसा वेरिएशन है ना। तो यह देखेंगे कि पी पर इंटेंसिटी यहाँ ये इसके ऊपर वाले जोन से अपेक्षा थोड़ी सी कम हो जाएगी। देखो इंटेंसिटी कम हुई, लेकिन ये इंटेंसिटी फिर यहाँ पर बढ़ जाएगी, बढ़ गई, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ कम हो गई, कम हो गई, इंटेंसिटी कम हो गई, है ना, आई का वेरिएशन है, मिनिमम हो गई, ठीक। फिर इसके बाद इंटेंसिटी थोड़ी सी और बढ़ी, लेकिन ये पहले वाले के बराबर नहीं जाएगी, ये इतनी है। फिर ये मिनिमम हुई, फिर ऐसे, फिर इस तरह से देखो ये जो वेरिएशन है ना, यहाँ पर कुछ इसमें ये ओरिजिनल यहाँ पर I0 है, ठीक है ना। तो I0 से यहाँ थोड़ा सा P पर थोड़ा सा कम होगा, ठीक है ना। ये P से जैसे ही आगे जाओगे थोड़ा सा कम हुआ, फिर इसके बाद ये मैक्सिमम हुई, फिर उसके बाद फिर मिनिमम हो जाएगी, फिर उसके बाद थोड़ा और बढ़ेगी, फिर मिनिमम, इस तरह से करते हैं। तो फिर बाद में मैंने अचानक काला नहीं होगा, अचानक यहाँ पर डार्क नहीं होगा, ये तो डार्क जोन आएगा ही, तो अचानक नहीं होगा, लेकिन डार्कनेस में इस तरह का वेरिएशन होगा। और यदि आप फ्रिंज पैटर्न देखोगे, है ना, फ्रिंज पैटर्न पी से पी डैश की ओर जाने पर फ्रिंज पैटर्न देखो, यहाँ पर मिनिमम थोड़ा सा डार्कर, फिर इसके बाद ये वाला जो पट्टी आ जाएगी, ये ब्राइट हो जाएगी, ज़्यादा ब्राइट होगी, फिर काल डिम हो जाएगा लाइट, फिर ब्राइट हो जाएगा, है ना, ये। तो इस तरह से यहाँ पर ये फ्रिंजेज बनती हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ये एक एग्जाम्पल है कि फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ शार्प एज, ठीक है ना। शार्प एज के कारण जो फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन है वो इस तरह से बनता है। ये बस क्वालिटेटिव पढ़ना है, ये तुम्हारे ऊपर, ये इसका रेफरेंस दे दिया है, ठीक है ना। और ये क्वालिटेटिव भी पूछा है, कोई न्यूमेरिकल सवाल इस पर तुमसे पूछा नहीं जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ये फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये तुम्हारे कोर्स का मेन हिस्सा है, जो डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं इसमें, और वो भी सिंगल स्लिट की। देखो पीछे जो हम लोगों ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर जो हमने स्लिट लिया था, वो स्लिट बहुत पतली होती थी। स्लिट की मोटाई के बारे में हम कभी नहीं बात की, नहीं किए ना। देखो किया क्या, यहाँ पर हम जो स्लिट ले रहे हैं, ये स्लिट इज थिक, और स्लिट की मोटाई डी है, डी है, ये ए दिया है, इसको हम डी कर देते हैं। यहाँ से ये स्लिट जो है थोड़ी मोटी है, और वो कितनी है, ये इतना। इस पर पैरेलल बीम इस पर पड़ रही है, और मान लो यदि आपका स्रोत पास में है यहाँ पर, तो इसके फोकस पर आप एक कॉन्वेक्स लेंस रख दो, तो ये क्या करेगा, ये पूरा पैरेलल बीम बना देगा, होता है ना कॉन्वेक्स लेंस पर। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत दूर इनफाइनाइट दूरी पर वो सोर्स को रखो तो पैरेलल बीम बनेगी,
बस एक लेंस के फोकस पर रख दो, तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह ये इंसिडेंट रेज है यहाँ पर आ रही है ना, जैसे ये दिखाया हुआ है, तीर दिखाया हुआ है ना। और इसका नाम दे देते हैं ए बी। ये स्लिट है, ए बी की मोटाई इतनी है। अच्छा, इस स्लिट के आगे यहाँ पर एक पर्दा रख दो, और पर्दा कितनी दूरी पर रख दिया हमने, डी दूरी पर रख दिया। चलो, और ये क्या है, ये जो इंसिडेंट वेव है उसका वेवलेंथ लैम्डा है। ठीक है ना। अब क्या होगा, देखो इसके ठीक बीचों बीच से आप इसको जोड़ दो। इसके एक लाइन की कल्पना करो, ये सेंटर है ओ, ये स्लिट का ठीक बीचों बीच वाला हिस्सा ओ, इसको ओ डैश कर देते, और ये ओ डैश जो है ये स्लिट के बीचों बीच से और पर्दे के सेंटर तक जा रहा है। ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये अब देखो अब हम लोग सिंगल स्लिट फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक है ना। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने जो स्लिट लिया था वो स्लिट की विड्थ के बारे में कभी नहीं कुछ बोला था। क्यों? कि वो स्लिट पतली होती थी, है ना। तो यंग में जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में द स्लिट width was very small, है ना। उसकी थिकनेस थी वो बहुत ही छोटी थी, तो इसलिए अब ये मानकर चलते थे कि इस स्लिट के इतने छोटे से छेद में जो भी जा रही है सारी वेव एक ही फेस में जा रही है। ठीक है ना। और इन दोनों के एंड के बीच में जो फेस डिफरेंस था नेग्लिजिबल था, बहुत ही कम था। लेकिन इस मामले में क्या है, इसमें फ्रिंज जो विड्थ है, ये स्लिट की जो विड्थ है, ओपनिंग है, वो काफ़ी चौड़ी है ना। और इसको हम मान रहे हैं डी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी डी है। ठीक है। अब तुम ये कह सकते हो कि यहाँ से जो वेव निकलेगी और जो यहाँ से वेव निकली थी, इन दोनों के बीच में कितना फेस डिफरेंस, पाथ डिफरेंस होगा। देखो डेल्टा एक्स डी साइन थीटा होगा, है ना। इतना वो नेग्लिजिबल नहीं है। इसमें जो पाथ डिफरेंस, ये जो डेल्टा एक्स होगा ये थीटा पर जा रही है, तो इस थीटा पर हम बात कर रहे हैं, तो इस पर करोगे तो ये थीटा हो गया। और इन दोनों के बीच में ये रेज, जो लास्ट वाली रेज इसकी है और इसकी पहली रेज है, इन दोनों के बीच में कितना पाथ डिफरेंस हो गया, डेल्टा एक्स डी साइन थीटा हो गया कि नहीं। अच्छा, अब इसकी वजह से क्या होगा कि ये ढेर सारे वेव्स निकलेंगी जो एक दूसरे पर इंटरफेयर करेंगी। ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर आपका एक लेंस हम रख दे रहे हैं, तो ये जो पैरेलल वेव एक ही एंगल पर निकली है ना, वेवलेट्स, ये जा कर के कहीं पॉइंट पी पर मिल जाएंगी, एक जगह कन्वर्ज होंगी और यह इंटरफेरेंस पैटर्न देंगे। तो यहाँ पर एक पर्दा हमने लगा दिया है, तो इस पर्दे के ऊपर आपको डिफ्रैक्शन फ्रिंजेज बनेंगी। ठीक है ना। उसी चीज़ को स्टडी करना है। अब इस चीज़ को कैसे हम समझेंगे, देखो भाई, ये आपका जो वेव फ्रंट है ना, ये यहाँ से ये मान लो ये डी दूरी का है, इसको आप छोटे छोटे समान आकार का ऐसे इस तरह से n टुकड़ों में बांट दो, सबको समान है। कुल कितना है, n, ठीक है ना। n टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है ना। तो n टुकड़ों में आप ये जरा देखो, ये थीटा पर जा रहा है, दूसरा पहला वाला टुकड़ा ये है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये d/n हो गया कि नहीं। यहाँ से इसकी जो मोटाई है d/n है, ये थीटा पर निकला,
तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना हो गया? देखो डेल्टा एक्स दो सक्सेसिव के बीच में कितना हो गया? d/n साइन थीटा, है कि नहीं? ये क्या है? पहला काम क्या है? एक, डिवाइड द वेव फ्रंट, डिवाइड द वेव फ्रंट into n equal fragments, ठीक है। इसे टुकड़ों में हमने बांट दिया और सभी से थीटा एंगल पर जो वेवलेट निकल रही हैं, ये ना, उनकी बात कर रहे हैं। उनमें कितनी तो डेल्टा एक्स एन इज द फेज डिफरेंस है ना बिटवीन टू सक्सेसिव वेव्स, ठीक है ना। दो कंजुकेटिव, एक के बाद एक, दूसरी जो आ रही है ना उनके बीच में। अच्छा, टोटल फेज डिफरेंस क्या होगा? देखो ये n सारों को मिला दो, n इंटू डेल्टा एक्स एन, सबको जोड़ोगे तो ये कितना हो गया? d साइन थीटा हो गया पार्ट डिफरेंस। ये डेल्टा एक्स है, हमें इनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी हम अल्फ़ा ऐसे डिफाइन करते हैं, अल्फ़ा इक्वल टू 2 लैम्डा, है ना, d साइन थीटा बटा n। इसको हमने अल्फ़ा से डिफाइन किया, ठीक है। ये समझ गए क्या है? तो अल्फ़ा क्या हो गया कि ये फेस एंगल बन गया दो का। बस आप ये देखो, पहली रे गई, मान लो पहली, द फर्स्ट बीम या वेव कह लो, वेव, इसका इक्वेशन मान लो ए एम्पलीट्यूड, ठीक, ए एम्पलीट्यूड है, ई की पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी, पहले ये ले लिया। तो अब दूसरे में अल्फ़ा फेज डिफरेंस, ये दूसरे वाले में अल्फ़ा, इसमें 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा n अल्फ़ा, nवी में n अल्फ़ा हो जाएगा, है ना। इतनी फेज है। दूसरे में क्या होगा? ये दूसरे वाले में जैसे nth है, nth भी या ith करो, ith बीम में क्या होगा? देखो आई अल्फ़ा, तो ये हो गया ए ई पर माइनस प्लस आई के एक्स माइनस ओमेगा टी, और इसमें फेज डिफरेंस हो गया प्लस आई ओ। आई तो हम लोगों ने पहले ले चुके हैं, आई मैंने, ये आई नहीं है, आई को अब ये जे कर दो, जे है ना, जेथ, तो इसको हम लोग जे कर देते हैं। ये नंबर के लिए है जे अल्फ़ा, है कि नहीं? देखो ये फेज डिफरेंस इनका, ये इस तरह से वेव हो गए, ठीक है ना। जेथ वेव जो होगी, जो इधर से गई, ये पहली वाली वेव से जे अल्फ़ा फेज डिफरेंस होगा। अब इन सारे वेव्स को जोड़ दो तो टोटल सम, ये सम कितना हो गया? सम मैंने रिजल्टेंट वेव में देखो ए ई पर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी, इतना तो सब में कॉमन है। और इसमें देखो पहले वाले में 1 है, दूसरी वाली में ई पर जे अल्फ़ा है ना, और लास्ट वाले में ई पर जे 2j अल्फ़ा हो गया, तीसरे वाले में ई पर 3j अल्फ़ा हो गया, है ना।
ये जे नंबर है ना, और आई ये कॉम्प्लेक्स नंबर आई है, प्लस एनवी होगी ई पर जे n-1 अल्फा, ये तुम्हारा वो बना। अब ये देखो अंदर जो ब्रैकेट वाली चीज़ है ना, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, ज़्यादा पैनिक ना हो, ये कुछ नहीं है, इसको एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसको आपको जोड़ना है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, ई पर जे अल्फा। तो अब ये क्या हो गया देखो, ए ई पर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है ना, ये वेब पार्ट है, और इनको जोड़ेंगे तो ई पर एन अल्फा -1 भाई ये हो जाएगा ई पे अल्फा -1, इनको जोड़ोगे, ये इसको ज्योमेट्रिक सीरीज है, गुणोत्तर सीरीज जिसको कहते हो, तो इनको आप जोड़ोगे तो ये इतना हो गया, बस आपका काम बन गया। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, इसमें से कॉमन लेते हैं एन अल्फा बाई 2, चलो अगले पेज पर ले चलते हैं। ये जो टोटल सम रिजल्टेंट आया, रिजल्टेंट वेव है ना, तो इसको क्या आया, ये सम, अभी सम वेव का जो सम है वो कितना आया, ए ई पर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक। अब उस वाले को ई पे एन अल्फा -1 और ई पर अल्फा -1, ये है। अब इनको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, ए ई पर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी, और इनको देखो इसमें हम कॉमन लेते हैं एन अल्फा बाई 2, तो ये नीचे बन जाएगा ई पर एन अल्फा बाई 2 माइनस ई पर माइनस एन अल्फा बाई 2, ऐसा हो गया। नीचे वाले में भी ई पर अल्फा बाई 2 कॉमन लो, तो ई पर अल्फा बाई 2 माइनस ई पर माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है। इनको आप, ये हो गया ए ई पर आई के एक्स माइनस, ठीक है, के ओमेगा टी, ठीक है, और ये ई पर n-1 अल्फा बाई 2, ठीक है ना, ये ऊपर कर लिया। और ये वाले जो पार्ट में ना, इसमें क्या करो, 2i का यहाँ भाग दे दो, 2i का भाग दे दो, इस फंक्शन को साइन फंक्शन कहते हैं, तो साइन n अल्फा बाई 2 बटा साइन अल्फा बाई 2, ठीक है, ये हो गया। अब n-1 अल्फा बाई 2 जो है इसके अंदर डाल देते हैं, है ना, यहाँ पर थोड़ी सी गलती दिख रही है, यहाँ देखो, यहाँ तक तो ठीक है, जेथ मैंने ये इनकी गिनती कर रहे हैं, पहली दूसरी तीसरी, ये जेथ हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ तक तो ठीक है। अब जब वेव्स आएगी तो ये आई है, आई अल्फा, पहली वाली वेव में 0 फेज डिफरेंस है, पहला एक है ये वाला, पहली वाली में इसके जस्ट बगल वाले में आई अल्फा फेज डिफरेंस हो गया, तो ये जे नहीं है, आई है, आई ये इमेजिनरी आई है ना, ये इमेजिनरी जो कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि आई देखो ना, आई इस सब में है, जे अल्फ़ा के आगे भी आई है, तो ये इस तरह से वेव है। एक्चुअली जो वेव है उसमें फेज डिफरेंस जे अल्फ़ा है, ठीक है, और एनवी वेव में n-1 अल्फ़ा का फेज डिफरेंस हो गया, तो यहाँ पर आई भी आएगा, यहाँ आई भी आएगा, ठीक है ना, ये इस तरह से होगा। ये ज्योमेट्रिक सीरीज है,
और इनका जो कॉमन डिफरेंस है e टू द पावर i अल्फ़ा, ये कॉमन डिफरेंस है, ठीक है ना। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो i n अल्फ़ा इतना 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर i हो गया, i रहेगा, ठीक है, यहाँ भी i रहेगा, यहाँ i रहेगा, सब जगह समान है, ये i आ गया, यहाँ भी i अल्फ़ा आ गया, i अल्फ़ा आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी i आ गया। अच्छा, एक्चुअली क्या होता है कि e टू द पावर i थीटा है ना माइनस e की पावर माइनस i थीटा बाई 2i है ना, इसको बोलते हैं साइन थीटा, ठीक है। इसी चीज़ का उपयोग करते हुए हम लोगों ने ये लिख दिया, इसमें 2i का भाग दे दिया, यहाँ पर यहाँ 2i का भाग दे दिया, तो ये बन गया ऐसा। तो हमारा फंक्शन ये हो गया। और ये जो i(n-1 अल्फ़ा 2 है, इसमें फेस डिफरेंस बनकर इसके अंदर घुस जाएगा। तो हमारा रिजल्टेंट आया, ये सम को आप रिजल्टेंट वेव को, रिजल्टेंट r इक्वल टू a e पे i k x माइनस ओमेगा टी प्लस n-1/2 अल्फ़ा, ये है ना। n-2 ये टोटल एडिशनल फेस डिफरेंस ऐड हो गया, और बाकी चीज़ें रह गई साइन n अल्फ़ा/2 बटा साइन अल्फ़ा/2, ठीक है। तो अब ये देखो, ये वाला पार्ट तो पूरा वेव है ना, और ये एम्पलीट्यूड वाला पार्ट ये, और ये मिलकर के एम्पलीट्यूड है। तो इसका नेट एम्पलीट्यूड हुआ एम्पलीट्यूड इस वेव का a साइन n अल्फ़ा/2 बाई साइन अल्फ़ा/2, ठीक है ना, ये आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो n वेव जो सुपर इम्पोज करेंगी एक जगह कहीं मिलेंगी, तो उनका रिजल्टेंट आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये बनेगा, इस फंक्शन से मिलेगा। अब देखो, हम लोगों ने पीछे अल्फ़ा के बारे में देखा है, अल्फ़ा था 2 पाई लैम्डा डी साइन थीटा n। तो यहाँ से आपको मिलेगा n अल्फ़ा जो होगा वो कितना हो गया 2 पाई बाई लैम्डा डी साइन थीटा, ये है ना, n अल्फ़ा इतना होगा। बस इसी चीज़ को यहाँ उठा कर रख देते हैं। तो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट a, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वो क्या हो गया a साइन 2 पाई बाई लैम्डा डी साइन थीटा, ठीक है। और नीचे हो गया साइन पाई बाई लैम्डा डी 2 पाई बाई लैम्डा डी साइन थीटा बटा n, ठीक है ना। ये अल्फ़ा है और ये n अल्फ़ा है, ठीक है। इस n को ऊपर कर देते हैं, ये n जो नीचे है, ओ हाँ, अभी कुछ नहीं करें, फॉर थीटा इज वेरी टेंस टू 0, थीटा इज वेरी स्मॉल, है ना, थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं a साइन 2 पाई डी साइन थीटा बाई लैम्डा। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, ये कुल मिल करके बड़ा हो गया, लेकिन ये जो है बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो इस फंक्शन को हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर थीटा, ये नीचे वाला थीटा कर दिया,
2π/λ d sin थीटा बटा n, और इस n को आप ऊपर कर सकते हैं। तो ये मिला NA sin 2π/λ d sin थीटा, ठीक है। और ये हो गया 2π/λ d sin थीटा। बस ये देख, ये आपका ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हुआ, ये आपका फाइनल एम्पलीट्यूड हुआ, ठीक है। अब ये पूरा इस फंक्शन का बिहेवियर, एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट जो है ये थीटा के हिसाब से इस फंक्शन से, ये जो एम्पलीट्यूड फंक्शन है इस पर डिफाइन करना निर्भर करेगा, ठीक है ना। देखो पहले ये देखो, फॉर थीटा इक्वल टू 0, थीटा टेंस टू 0, थीटा टेंस टू 0, एकदम 0 नहीं है, थीटा टेंस टू 0 होता है, तो ये 0/0 हो जाएगा, है ना। ये देखो, ये भी ऊपर वाला ये भी फंक्शन 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, तो ये 0/0 के रूप में हो जाएगा, है ना। और इनकी लिमिट जो होगी, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, तो अब AMP जो हो जाएगा, ये क्या होगा, देखो ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा होगा, तो NA साइन, ये इसको बीटा कह देते हैं, β/β लिमिट बीटा टेंस टू 0, तो ये 1 हो जाता है, तो ये NA हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि फॉर थीटा इक्वल टू 0 AMP बराबर NA हो गया, ठीक है ना। ये सारे एम्पलीट्यूड बढ़ जाएंगे और वो जो है टोटल एम्पलीट्यूड, ये मैक्सिमा यहाँ बन जाएगा, ठीक है ना। ये सेंटर पर, लेकिन बाकी चीज़ों में ऐसे इफ थीटा इज नॉट 0, थीटा 0 नहीं है, तो इस फंक्शन में देखो 2 नंबर का जो फंक्शन है, इसमें थीटा 0 है ना, नीचे वाला 0 होगा नहीं। अब ऊपर वाले में ये 0 कब होगा, फॉर साइन बीटा इक्वल टू 0, है ना। 0 पर क्या होगा, ये एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा, ए एम्पलीट्यूड इक्वल टू 0। देखो ये यहाँ पर ये इसका आर्गुमेंट है ना, ये यदि 0 हो जाए, जहाँ जहाँ 0 हो जाएगा वहाँ पर ये 0 हो जाएगा। और उसके लिए 0 कंडीशन के लिए क्या होगा, देखो ये साइन फंक्शन है, साइन 2π/λ d sin थीटा। अच्छा यहाँ आधा भी था ना, ये आधा था, इसमें भी आधा है ना, ये भी आधा था, यहाँ भी आधा हो गया, बटा 2, ये बटा 2, तो ठीक है ना। तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बटा 2, ये साइन थीटा हो गया, ठीक है ना। ये जब ये फंक्शन 0 कब होगा, जब ये जो है nπ हो जाए, साइन थीटा इक्वल टू तब होगा जबकि इसका आर्गुमेंट nπ हो जाए, है ना, इक्वल टू 0 इफ 2π/λ d sin थीटा बाई 2 इक्वल टू nπ। बस जब ये हो जाए तो ये 0, ये कब होगा ये चेक करो, ठीक है। ये इतना हो गया, और इसको आगे थोड़ा बढ़ाओ, ये आपका आया 2π/λ d sin थीटा बटा 2 इक्वल टू nπ, ठीक है ना। तो अब देखो 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो ये हो गया d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है ना।
ये डी साइन थीटा एन लैम्डा का मतलब ये हुआ कि आपका जो फंक्शन था ए एम्पलीट्यूड है ना, वो एन ए साइन पाई बाई लैम्डा डी साइन थीटा, दो को हटा दिया बटा साइन ये पाई बाई लैम्डा डी साइन थीटा, ये जो फंक्शन था है ना। अब ये क्या होगा, ये ऊपर वाला जो साइन फंक्शन है जीरो हो जाएगा और नीचे वाला फंक्शन जीरो नहीं होगा, है ना। ये थीटा इक्वल टू एन पाई, थीटा इक्वल टू एन पाई नहीं है, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा या पाई लैम्डा डी साइन थीटा इक्वल टू एन पाई है। माने ये वाला फंक्शन, ये जो आर्गुमेंट है ये एन पाई है। तो जब ये स्थिति बनेगी तो एन पाई होने का ला साइन जीरो हो जाएगा, है ना। तो एम्पलीट्यूड जो हो जाएगा ये एम्पलीट्यूड नेट जीरो हो जाएगा। तो फिर ये जीरो होने का मतलब डार्क फ्रिंज बनेगी, डार्क फ्रिंज और मिनिमम इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी क्या है, ये जीरो इंटेंसिटी है। ये कंडीशन हुई डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, जहाँ एन इक्वल टू जीरो नहीं, एन इक्वल टू प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू सो ऑन, ठीक है ना। ये डी साइन थीटा एन इक्वल टू जीरो नहीं, जीरो पर क्या होगा, पहली प्रिंसिपल मैक्सिमा बनेगा। तो अब हमारी स्थिति ये हो गई, देखो कि एक डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा पर डार्क फ्रिंजेज बनेगी, है ना। और ये इसको आप ये कह सकते हो साइन थीटा छोटा हो तो थीटा इक्वल टू एन लैम्डा बाई डी पर क्या होगा, ये डार्क फ्रिंजेज है, डार्क फ्रिंजेज बनेगी। और इन डार्क फ्रिंजेज के बीच में क्या होगा, बीच में मैक्सिमा रहेगा इसमें। अब वह आपका फ्रिंज कैसे दिखेगी, ऐसे यहाँ देखो, ये जहाँ पर ये पहली वाली फेज था, ये वाली सिचुएशन है, ये पहली डार्क फ्रिंज कहाँ बनेगा, लैम्डा बाई ए पे बनेगा। देखो डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। देखो ये पूरा ट्रीटमेंट समझ में आया ना समझ में आया कोई बात नहीं, लेकिन ये जो फार्मूला है ये याद करके रखना। ये क्या है, कंडीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, कंडीशन ऑफ जीरो एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड और एन इक्वल टू प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये कंडीशन है, ये फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन का ये सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है। और ये यदि थीटा छोटा हो, काफ़ी छोटा होता है, 15 डिग्री से छोटा रहता है, तो ये थीटा इक्वल टू एन लैम्डा बाई डी पर ये डार्क फ्रिंज का ये जीरो एम्पलीट्यूड वाली कंडीशन फॉलो होगी। तो देखो पहला क्या हुआ, लैम्डा बाई ए पर हुआ, दूसरी डार्क फ्रिंज ये का यहाँ पर बनेगी 2 लैम्डा बाई ए पे बनेगी, फिर तीसरी बनेगी 3 लैम्डा बाई ए पे। और इनके बीच में क्या होगा, बीच में ये मैक्सिमा होगा, इसको कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है ना। और इस वाले को यहाँ पर देखो माइनस लैम्डा बाई ए पर पहली डार्क फ्रिंज रहेगी, फिर इसके बाद दूसरी डार्क फ्रिंज 2 लैम्डा बाई ए पर होगी माइनस पर, ये दूसरी हो, ये तीसरी। ये फ्रिंजेज पतली भी होती है, इनकी चौड़ाई कम भी होती जाएगी, देखो इंटेंसिटी कम होती जाती है ना। और ये पहला वाला जो फ्रिंज है उसका ये देखो, इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये सेंट्रल वाला मैग्नीट्यूड मोर देन 85% है ना, I0 किसका, I0 का 85%
ये इसमें कंसंट्रेट रहेगा, पहला प्रिंसिपल मैक्सिमम है ना। बाकी अब ये जो है छोटे छोटे ये फ्रिंजेज दिखेंगे। अब ये दिखेगा कैसा, देखो इसमें भी वही चीज़ दिखाई है, ये फ्रिंज, ये सेंट्रल मैक्सिमा आ गई, इसमें दूसरा मैक्सिमा आ गई, ये तीसरा आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये फ्रिंज को अब ये सेंट्रल मैक्सिमम माइनस लैम्डा बाई ए से ए के बीच में है। सेंट्रल मैक्सिमा का जो डायमीटर रेडियस क्या होगी, रेडियस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ये लैम्डा बाई ए रहेगी, है ना। ये क्या है, रेडियस ऑफ, ये इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूरत पड़ती है, रेडियस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक। तो ये बना। बाकी ये सेकंड दूसरी फ्रिंज है ना, ये तो सेंट्रल है, जीरो ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर फ्रिंज है, ये सेकंड ऑर्डर फ्रिंज है, ये थर्ड ऑर्डर फ्रिंज है ना। इधर भी फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ठीक है ना। ये फ्रिंजेज हैं, लेकिन ये मैक्सिमा का लोकेशन ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। लेकिन मिनिमा का लोकेशन जो है डी साइन थीटा, थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई ए इंटू एन, ये बहुत सिंपल है, ये तो इसी जगह पर बनेगी। अच्छा, ये फ्रिंज विड्थ कितनी होगी, देखो फ्रिंज विड्थ इनकी बन रही है लैम्डा बाई ए की, बीटा बराबर कितना हो गई, लैम्डा बाई ए, ठीक है। तो इस तरह का ये फ्रानहाफर का सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है, ठीक है। अच्छा, ये इसमें क्या है, देखो एक मान लो एक कर्टन है, पर्दा है ना, और इसमें एक सर्कुलर आपने ओपनिंग कर दो, ठीक है ना। अभी हमने स्लिट क्या लिया, एक लंबा सा, अभी एक स्लिट को हमने ऐसी पट्टी लिया था, तो उसकी फ्रिंज देखे, है ना। यदि आप इसी चीज़ को एक सर्कुलर वो कर दो, सर्कुलर अपर्चर ले लो इसमें, है ना, और वो ट्रांसपेरेंट हो, बाकी ये कर्टन है ना, ये लाइट को नहीं जाने देगा, ये नहीं जाने देगा, ठीक है। यहाँ से पैरेलल लाइट आ रही है, आने दो, ठीक है, आ गई। अब यहाँ पर्दे पर जब बनेगी ये, तो ये जो है सर्कुलर फ्रिंजेस बनेगी, और उनमें भी डी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा की कंडीशन लागू होगी। तो इसमें पहली रेडियस जो आएगी, इसकी रेडियस पहली सिंपल R1, वो कितना होगी, पहली सेंट्रल मैक्सिमा की जो रेडियस होगी वो लैम्डा बाई डी की होगी, है ना, ये R1, ठीक है ना, पहली रेडियस होगी। नहीं, इसमें डी भी तो आएगी ना, डी है ना, पर्दा भी तो कुछ दूर है, तो ये क्या है, पहली रेडियस बनेगी, ये देखो यहाँ पर लैम्डा बाई ए पर ख़त्म हो जाएगा, ये थीटा है, ये डी है, तो ये रेडियस कितनी हो गई, देखो रेडियस डी थीटा, यानी आर बराबर डी थीटा हो गई, हुआ ना। और थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू साइन थीटा, हाँ, थीटा की वैल्यू है एन लैम्डा बाई ए, तो ये क्या हो गया, आर एन मिलेगी एन लैम्डा बाई ए इंटू डी, तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा। तो इतनी दूरी पर ये डार्क रेंज है, देखो पहली फ्रिंज, ये जो है ये आप ये कहो कि ये जो है पहली डार्क बना, ये ठीक है ना, ये डिस्क बनी पहली, इसके बाद फिर एक मैक्सिमा बनेगा, फिर ये काला बनेगा, देखो डार्क रिंग बनी, फिर ये बनी, इस तरह से ये सर्कुलर फ्रिंजेज बनेगी। लेकिन अब आप ये ध्यान रखो, जो आप न्यूटन के रिंग में जो आप फ्रिंजेज देखते थे, वो फ्रिंजेज जो हैं लगभग ऑलमोस्ट समान इंटेंसिटी के थे। इसमें क्या है, ये इनकी इंटेंसिटी लगातार घटती जा रही है ठीक है ना। इस अपर्चर के जो फ्रिंजेज बनी हैं उनकी इंटेंसिटी लगातार घटती जा रही है। तो इस तरह से डिमिनिशिंग इंटेंसिटी का पैटर्न आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हाँ, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है
और एक बात और यहाँ जान लो कि ये जो सर्कुलर अपर्चर है, ये जो आपने जो सेंट्रल रिंग के जो रेडियस निकाली है ना, रेडियस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा ये कितना था? एंगुलर रेडियस करो इसको, एंगुलर रेडियस जो थी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा थीटा इज लैम्डा बाई ए हम लोग डी का, ठीक है ना। तो ये यदि आपका सर्कुलर अपर्चर है, ये अपर्चर है, तो इसका डायमीटर डी है ना, इस अपर्चर का जो डायमीटर है वो क्या हो गई? डी है। तो उसके लिए ये थीटा इतना हम लोगों ने निकाला है, ठीक है ना। लेकिन इसका जो रिगरस मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया गया, रिगरस मैथमेटिकल कैलकुलेशन जब करते हैं, कैलकुलेशन सोच दैट थीटा इक्वल टू 1.22, इसमें एक फैक्टर और आ जाता है लैम्डा बाई अपर्चर डी, ठीक है ना। तो ये कई जगह तुम्हारे फॉर्मूले में थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाई डी दिया मिलेगा, ठीक है ना। ये ऐसा कब होता है? जब सर्कुलर अपर्चर के मामले में, जैसे मान लो एक तारे का आप देख रहे हो, एक टेलीस्कोप से देख रहे हो, है ना, ये टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप का डायमीटर डी है, ठीक है। और यहाँ दूरस्थ कोई दो तारा है, एक पॉइंट तारा ये है, एक पॉइंट तारा ये है, ठीक है ना। तो इनके बीच में ये तारों का प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों के बीच में, ये प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी, है ना, एक दूसरे के ऊपर दोनों के डिस्क जो हैं हो सकता है कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए, ऐसे तो दोनों मिल भी सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये भी एक गोला बनेगा। देखो ये एक लाइट का सोर्स ये है, ये दूसरी लाइट का सोर्स है, तो इसकी भी एक डिस्क बनेगी, प्रिंसिपल डिस्क, इसकी भी प्रिंसिपल डिस्क बनेगी, है ना। और ये दोनों अलग अलग कब दिखाएगा, ये एक इम्पोर्टेंट पहलू है। इस चीज़ को कहते हैं रिजोल्यूशन, है ना, रिजोल्यूशन ऑफ इमेजेस, है ना, इमेजेस। तो जहाँ तक फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन की बात है, ये इतने ही है, ठीक है ना। और सिर्फ आपको इस थीटा के ऊपर सवाल पूछा जाएगा, और ये डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा पर ये सवाल उठेगा। ये डार्क फ्रिंज की के लिए ये कंडीशन है। तो ये दो फार्मूले आप इसको समझ कर रखो, ठीक है ना। इससे फ्राउनहोफर से संबंधित जितने भी सवाल होते हैं, वैसे ज़्यादा सवाल बनते नहीं हैं, लेकिन इनसे जो भी सवाल होंगे इन्हीं दो फार्मूले पर हल होंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं ये रेले क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन, है ना, कि ये देखो ये टेलीस्कोप से, जैसे हमने बताया ना, एक टेलीस्कोप से 2 तारों के प्रतिबिंब आप ले रहे हो, तो एक का ये क्या होगा, ऐसा स्थिति बन सकती है देखो कि इसका मैक्सिमा और इनका मैक्सिमा, दोनों तारों का जो मैक्सिमा है, दोनों की जो डिस्कें बनेगी एक्चुअली ऐसे, एक डिस्क ये बनेगी, दूसरे की डिस्क ये है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हुई हो, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि एक ही तारा है कि दो तारा है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में यदि ये इस तरह की स्थिति है तो इसको कहते हैं कि अनरिजॉल्व है। क्या है ये? अनरिजॉल्व स्थिति है, जब दोनों के डिस्क ओवरलैप कर रहे हैं। लेकिन यदि ये स्थिति ऐसी बनती है कि एक की डिस्क जो है
उसकी पेरिफेरी दूसरे की मिनिमा के ऊपर जाता है। ऐसे दोनों के सर्किल एक दूसरे के टच कर रहे हैं ऐसे, है ना। तो इसको कहते हैं जस्ट रिजॉल्व। जस्ट रिजॉल्व माने अब रिजॉल्व हो गया, अलग अलग हो गया, ठीक है ना। तो ये रेले ने ये क्राइटेरिया भेजा कि इसके लिए शर्त क्या है, देखो लैम्डा बाई डी, लैम्डा बाई डी 1.22 इक्वल टू ये थीटा, ये इसकी ये जो है इतना पर पहले पर ये डायमीटर बनेगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है कम से कम इतना रहना चाहिए, ठीक है ना। ये देखो कैसे, यहाँ पर आपने लेंस रख दिया, ये है एक तारा यहाँ पे है, एक तारा यहाँ है, ये आया तो इधर और ये आया इधर। तो ये जो दोनों के इनके बीच का जो थीटा है, ये थीटा जो है वो कितना पे आएगा, ये ऐसे पे रहेगा तब, और ये ऐसे पे रहेगा। तो रिजॉल्व तभी होगा जब ये तारों के बीच की जो दूरी है ना, दोनों के बीच का जो एंगल है वो 1.22 लैम्डा डी के बराबर हो, ठीक है, या उससे ज़्यादा हो। तो ये जस्ट रिजॉल्व की कंडीशन है इस वाले रिजॉल्व्ड का, परफेक्टली रिजॉल्व्ड है। देखो दोनों अलग अलग हैं और इनका मिनिमा कहीं और बहुत दूर है, तो इनको कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर आप समझ सकते हो कि दोनों तारे अलग अलग है। इस टेलीस्कोप से जो भी आपको प्रतिबिंब दिखेगा, हर तारे का अलग अलग प्रतिबिंब दिखेगी। जस्ट रिजॉल्व है, तारों को आप काउंट कर सकते हो, लेकिन इसमें मिक्स वाले तारों को आप एक दूसरे से मिक्स है, सबके डिस्क आपस में मिक्स हो जाएंगे और इसकी काउंटिंग करना संभव नहीं है, ठीक है ना। तो और इसके लिए शर्त क्या है, जो दो तारों के बीच में आने इतनी दूरी एंगुलर डिस्टेंस जो होनी चाहिए 1.22 लैम्डा बाई डी, ये रिजोल्यूशन की क्राइटेरिया है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं क्या है। तो ये रिजॉल्विंग रिजोल्यूशन जो इसको कहते हैं वो इतने ही है, और ये फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। आगे इसी पर एक सवाल पूछ रहा है, देखो दो तारे हैं, है ना, उनका मेजरमेंट हो रहा है। ये टेलीस्कोप है, उसका डायमीटर 2.4 मीटर है, ठीक है। टेलीस्कोप, दिस टेलीस्कोप एवाइज द डिग्रेडिंग इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक डिस्टॉर्शन। चलो ये हो गया। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू जस्ट रिजॉल्व पॉइंट लाइट सोर्स एंड टू स्टार, एज्यूम दैट एवरेज लाइट वेवलेंथ, दोनों की वेवलेंथ इतनी है, ठीक है। अब रिजॉल्व के लिए थीटा क्या होना चाहिए, थीटा। व्हाट इज एंगल, एंगल निकालना है, थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाई डी, ठीक। अब ये लैम्डा कितना है, 1.22 है, देखो ठीक है। लैम्डा कितना है, ये 550 नैनोमीटर, 550 × 10⁻⁹ मीटर, और डी दिया है 2.4 मीटर, ठीक। इसको हल करेंगे 2.8 × 10⁻⁷ रेडियन हो गया, है ना। इसको हल करो, इतना आ जाएगा। पहला तो आपका ये इतना, ठीक है ना। ये इसी की बात कर रहा है, और सवाल तुमसे पूछा जाएगा तो इतना ही पूछा जाएगा। दूसरा, इफ द टू स्टार्स आर एट 2 मिलियन लाइट ईयर, है ना, ये काफ़ी दूर हैं। यदि किसी तरह से हमको इनकी दूरी पता है 2 मिलियन लाइट ईयर इन एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ठीक है, हाउ क्लोज टुगेदर कैन दे बी एंड स्टिल टू बी रिजॉल्व। ये हमने टेलीस्कोप से देखा, दोनों रिजॉल्व्ड है, दोनों रिजॉल्व्ड है, लेकिन ये आपसे 2 मिलियन किलोमीटर लाइट ईयर की दूरी पे है, ठीक है। तो और ये रिजॉल्व है, रिजॉल्व है क्या मतलब इनका मिनिमम एंगल कितना बन रहा है, इतना बन रहा है, ठीक है ना। तो देखो दोनों के बीच की जो दूरी है, ये देखो ये डी है
और ये बीच का एंगल थीटा है, तो इनके बीच की दूरी एस कितना होगी, एस इक्वल टू डी थीटा हुआ, देखो है ना। और ये डी दिया है 2 मिलियन लाइट ईयर, 2 गुणे 10⁻⁶ लाइट ईयर। लाइट ईयर अभी कुछ करना नहीं है। और ये थीटा गिरा 2.8 गुणे 10⁻⁻7 रेडियन, ठीक है। तो डी थीटा इसको हल करेंगे तो 0.56 लाइट ईयर है ना, ये होगी। लाइट ईयर में इनकी दूरी निकल गई, इन दोनों का गुणा कर दिया, बस इतना 0.6 लाइट ईयर, ठीक है ना। तो इसमें यदि आपका टेलीस्कोप जो है दो अलग अलग इमेज बना पा रहा है, तो आप ये अनुमान लगा सकते हो कि इनके बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। अगली चीज है, अगली बात हम करेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट। बोर नहीं हो, बस ये छोटा सा चैप्टर है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है ना। वो क्या चीज़ है, देखो लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, आप सभी जानते हो। और उसमें क्या है, उसका ये लाइट वेव का एक सैंपल दिया हुआ है, यहाँ देख रहे हो, यह इलेक्ट्रिक वेक्टर है। इलेक्ट्रिक वेक्टर क्या हो रहा है, ये देखो, ये जो प्लेन आप पेपर है उसके पैरेलल है ना। इलेक्ट्रिक वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक वेक्टर ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, और इसका मैग्नेटिक वेक्टर जो है उसके परपेंडिकुलर है, माने इलेक्ट्रिक वेक्टर के परपेंडिकुलर है। और ये लाइट जो है ये सी वेलोसिटी से ऐसे आगे की ओर जा रही है, जैसा ये तीर दिखा रहा है, ठीक है ना। तो ये लाइट तो इसी तरह होती है, पर होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है ना, ये प्लेन आप पेपर में हमेशा होना जरूरी नहीं है, यह रैंडम भी होता है। होता क्या है, देखो कि ये लाइट ऐसे जा रही है, तो ये मैग्नेटिक वेक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रिक वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर होना है। और ये परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक वेक्टर के ही नहीं होता है, बल्कि ये सी के भी परपेंडिकुलर होता है ना। ये जो है आपने पढ़ा होगा कि ई क्रॉस बी इज सम लैम्डा कांस्टेंट सी, है ना। सी के जो सी वेक्टर है, जो वेलोसिटी वेक्टर है, उसके पैरेलल होता है। मतलब ई क्रॉस बी, ये ऐसा तीनों मिल करके ई, बी और सी, ये राइट हैंड ट्रायड बनाते हैं, राइट हैंड ट्रायड बनाते हैं। ये आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला जो वीडियो है उसमें जाकर देख सकते हो। तो ये इस तरह से ये बनाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा मामला नहीं है। इसमें ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है ना, ये सी वेक्टर के किसी भी दिशा में, सी वेक्टर का ये जो परपेंडिकुलर प्लेन आप कल्पना करो, जैसे मान लो ये सी वेक्टर जो है ऊपर की ओर, इस प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसको हम कैसे बताएं, ऐसे ही बताते हो ना। अब इस प्लेन में इलेक्ट्रिक वेक्टर जो है इस प्लेन में कहीं भी हो सकता है, ऐसे किसी भी दिशा में हो सकता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक वेक्टर इसमें किसी भी प्लेन में हो सकता है, यानी किसी भी प्लेन नहीं, इस प्लेन में किसी भी दिशा में ये परपेंडिकुलर तो होगा, ठीक है। सी ऊपर जा रहा है, प्रकाश इस पेपर को छेद करके ऊपर की ओर जा रही है, वो तो ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक वेक्टर जो है, ये जो तीरें दिखाई हुई है, किसी भी दिशा में हो सकता है, रैंडम हो सकता है, ठीक है ना। और ये जनरली होता ही है, यानी नॉर्मल लाइट जो होती है ऐसे ही होती है ना। तो इस तरह के लाइट को कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड पोलराइज्ड लाइट, ठीक है ना। ये इस तरह के जिसके कि इलेक्ट्रिक वेक्टर मनमाने तौर पर कहीं भी हो, ठीक है। लेकिन ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जबकि इलेक्ट्रिक वेक्टर
ये ऐसा हो, जैसे मान लो लाइट ऐसे जा रही है और इलेक्ट्रिक वेक्टर सिर्फ इसी प्लेन में हो, ऐसे। यानी ये सी है और इलेक्ट्रिक वेक्टर ये ई वेक्टर। हम केवल ई की बात कर रहे हैं अभी। बी तो अपने आप सी और ई से एडजस्ट हो लेगा, यहाँ इसकी चिंता करने की बात नहीं है। ये देख, मैंने इलेक्ट्रिक वेक्टर जो है इन द सेम प्लेन, तो हम कहते हैं कि ई इज lie in a same plane at all the time, then light is called polarized light. पोलराइज लाइट, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक वेक्टर जो है जब एक ही प्लेन में हमेशा बना रहे तो ऐसे लाइट बीम को हम पोलराइज बीम कहते हैं। और ये दो तरह की होगी। देखो हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ये जो है ये मनमाने है, लाइट जो है अनपोलराइज लाइट है, इसमें बीच में एक गोला बता दिया और ये तीर बना दिया, यानी गोला और तीर दोनों मिल करके अनपोलराइज बता रहे। इसमें क्या है, ये गोला भी है और ऐसे तीर भी है, ठीक है ना। तो इसको अनपोलराइज कहते हैं। लेकिन एक बात ये ध्यान रखो, ये रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये ग्राफिकल है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट, पोलराइज्ड लाइट। ये अब यहाँ पर दिखा रहे हैं, इस स्लाइड में हम लोग इसकी बात करेंगे, है ना। अनपोलराइज्ड लाइट को ऐसे बताएंगे। अच्छा, ये लाइट जो है देखो इस प्लेन ऑफ पेपर में, ये ऐसे प्लेन ऑफ पेपर में ऐसे सी दिशा में मूव कर रही है। तो ये दो सिचुएशन हो सकता है। एक तो इलेक्ट्रिक वेक्टर इस प्लेन ऑफ पेपर में भी हो, ऐसे 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 हो, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि इलेक्ट्रिक वेक्टर जो है इस प्लेन ऑफ पेपर के नॉर्मल हो, हमेशा नॉर्मल प्लेन में रहे। ये सी और इस प्लेन ऑफ नॉर्मल के प्लेन में हो, ऐसा हो सकता है ना, ठीक है। तो इस पोलराइज लाइट को, इन दो तरह के सिचुएशन को हम ये इस तरह दिखाएंगे। ये पोलराइज लाइट नंबर एक, ये जो है एक नंबर, ये पोलराइज लाइट है ना। और इसमें ई वेक्टर इज इन द प्लेन ऑफ पेपर, और मूव किधर कर रही है, ऐसे। लाइट ऐसे, ये सी ऐसे जा रही है या ऐसे जा रही होगी, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक वेक्टर जो है इस प्लेन ऑफ पेपर में ही है, ऐसा। तो इसको देखो बीच में कोई बिंदी नहीं लगाई है, यहाँ पर देखो बिंदी लगाई है, ये अनपोलराइज्ड है, ये भी अनपोलराइज्ड है, ये भी अनपोलराइज्ड है। इन दोनों को अनपोलराइज्ड लाइट कहोगे, ऐसे बताते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इनके वाइब्रेशन रैंडम है, कहीं भी किसी भी दिशा में हो सकते हैं। यहाँ पर क्या है, ई एक ही प्लेन में कंफाइन है और ई जो है इस प्लेन ऑफ पेपर में लाई कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये दूसरा सिचुएशन है जिसमें ई इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है ना, पेपर। ये भी एक पोलराइज है, लेकिन इसके देखो इसकी तीर हटा दिया, तो ये इस दो तरह से दोनों, तो ये पोलराइजेशन जो होता है
है ना। तो ये इसको यदि रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली तो या तो ये दो से करेंगे या एक से करेंगे। तो जब पोलराइज लाइट है तो केवल बिंदी बिंदी करने का मतलब प्लेन ऑफ पेपर में है, लाइट ऐसे जा रही है और उसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर जो है, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर जो है ना, इसके परपेंडिकुलर है। ये प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर या ये नॉर्मल के पैरेलल है, यानी ई इज पैरेलल टू नॉर्मल ऑफ पेपर, नॉर्मल ऑफ पेपर। तो दोनों बात एक ही हुई, पेपर के परपेंडिकुलर या नॉर्मल के पैरेलल। तो ये ठीक है ना। तो इस तरह से दो तरह से पोलराइज लाइट दिखाते हैं। अब पोलराइज लाइट कैसे प्राप्त करेंगे और पोलराइज लाइट कैसे डिटेक्ट करेंगे, पता कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको हम कहते हैं पोलराइट। ये इंस्ट्रूमेंट है ना। पोलराइड में ये एक पोलराइड है, उसकी लाइन देखो, ये ऐसे ये जो लाइनें खींची हुई है ना, ये पोलराइड को वैसे कई बार ऐसे दिखाते हैं। देखो ये एक इंस्ट्रूमेंट है पोलराइड को, है ना। इसमें जो है ये ऐसे ऐसे इसकी लाइनें खींचते हैं, तो इसको कहते हैं पोलराइड की एक्सिस। ये जो पैरेलल लाइनें हमने खींच रखा है ना, वो एक्सिस ऑफ पोलराइड है, एक्सिस ऑफ पोलराइड। ये पोलराइड का इस पे लिख यही है, पोलराइड कि जो एक्सिस है ना। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि ये जो पोलराइड इंस्ट्रूमेंट है ना, उसके एक्सिस को बस ध्यान रखो। यहाँ देखो इस वाले में केस 1 में ये जो लाइट आ रही है ना, ये प्लेन ऑफ पेपर के पैरेलल है ना। और ये जो पोलराइड रखा हुआ है ये प्लेन ऑफ पेपर के नॉर्मल रखा हुआ, ठीक है ना। और इससे क्या होगा, ये जो इसके इलेक्ट्रिक वेक्टर आ रहा है ये पोलराइड के एक्सिस के परपेंडिकुलर आ रहा है ना। पोलराइड की एक खासियत होता है कि यदि इलेक्ट्रिक वेक्टर इसके पैरेलल आए तब तो इसको पास करने देगा, है ना। ये देखो, इफ E इज पैरेलल टू एक्सिस है ना, it will pass through the polaroid, ठीक है ना। अच्छा, और नहीं तो इफ E is perpendicular to axis, ठीक है ना, it won't pass। अरे यदि एक्सिस के परपेंडिकुलर ई वेक्टर हुआ तो नहीं पास करेगा, और कोई और दिशा में हो तो उसका एक पार्ट इफ E is inclined है ना, then only parallel component is pass through। बस ये इसका लॉजिक है। देखो, यदि इस एक्सिस के परपेंडिकुलर इंटर कर रहा है तो बिल्कुल ही पास नहीं करने देगा, पैरेलल कर रहा है इसको पास करने देगा, ठीक है। और यदि किसी इंक्लाइंड पे है, यदि इससे ये किसी थीटा एंगल पे है तो इसका ई का जो कास थीटा होगा, ऐसे ये वाला ई कास थीटा है ना, उसी को केवल पास करने देगा। ई साइन थीटा को ये ख़त्म कर देगा, मिटा देगा, है ना। तो उसकी तो ई कास थीटा ही केवल इसमें इसका कंपोनेंट पास करने देगा। तो यहाँ पर देखो ये पोलराइड है, तो पोलराइड इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे प्रयोगशाला में मिलेगा,
और उसकी खासियत यही है कि इसे टेस्ट करते हैं। यदि ये पोलराइज लाइट आ रही है तो इसके परपेंडिकुलर दिशा में यदि इसको हम रोटेट करेंगे तो एक सिचुएशन ऐसे मिलेगा जबकि इस लाइट में ये पूरा का पूरा अंधेरा हो जाएगा, है ना, इसमें आपका कोई लाइट नहीं पास होगी। और यदि पैरेलल इसको हम रोटेट कर सकते हैं ना, ये पोलराइड को आप घुमा सकते हो, घुमा करके देखो, घुमाने के बाद देखने के बाद वो इंटेंसिटी में वेरिएशन होता है, तब तो ये क्या है, पोलराइज लाइट है ना। और यदि मान लो इंटेंसिटी में वेरिएशन नहीं हो रहा है तो नॉन पोलराइज्ड है। तो ये क्या है, दूसरे ये देखो, ये परपेंडिकुलर, ये इसके पैरेलल इंसिडेंट हो रही है ना। ये ऐसा हमने एक्सिस ऐसे कर दिया है जो इलेक्ट्रिक वेक्टर के ये क्या है, परपेंडिकुलर है, नहीं पैरेलल है। इलेक्ट्रिक वेक्टर के पैरेलल होने की वजह से क्या हुआ, इसे पूरी की पूरी लाइट निकाल दिया। यहाँ क्या है, ये परपेंडिकुलर दो, ये पैरेलल इंसिडेंट, किसके पैरेलल, ये एक्सिस के, पोलराइड के एक्सिस के इंसिडेंट, ठीक है ना। ये गलती नहीं करना, यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर इंसिडेंट। किसके सापेक्ष हम बात कर रहे हैं, ये पोलराइड के एक्सिस के सापेक्ष, ठीक है। और यही पोलराइड जो है ये पता लगाता है कि कोई भी वेव पोलराइज है या नहीं है। ये देखो, ये मुलुस ने इससे पोलराइज से निकलने वाले लाइट के इंटेंसिटी के बारे में बताया था। लेकिन अभी हम लोग ये टिपिकल पोलराइज देखो, ये है ना, ये क्या है, ये पोलराइड है, ये नॉन पोलराइज लाइट आती है। तो जैसे ही ये नॉन पोलराइज लाइट इस पोलराइड से गुजरेगी तो यहाँ पर ये इसको पोलराइज कर देगा। पोलराइज क्यों कर देगा, कि क्योंकि वो लाइट जो होती है, लाइट के कई कंपोनेंट हैं, तो इस लाइट का, है ना, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसको हटा देगा। इस वाले को ई साइन थीटा को हटा दिया, केवल इस एक्सिस के पैरेलल जो वेव्स हैं, पैरेलल इलेक्ट्रिक वेक्टर है, उन्हीं को रहने दिया। तो ये प्लेन पोलराइज लाइट मिल गई। और वो प्लेन पोलराइज लाइट कैसे है, उसका प्लेन क्या है, एलॉन्ग द एक्सिस ऑफ पोलराइड, ये पोलराइजर है पहला। इसको जो दो पोलराइड लिए हैं, जो वो ये नॉन पोलराइज अनपोलराइज लाइट के पास में आता है, सोर्स के पास में, उसको पोलराइजर कहते हो, है ना। अब ये बीच में जो लाइट बनी है आपकी, बीच में जो लाइट बनी है, ये क्या है, ये पोलराइज लाइट है। ये वाली लाइट क्या है, पोलराइज है। अब ये पोलराइज हो गई। अब ये जो पोलराइजर है, एनालाइजर है ना, इसको घुमा करके आप इसको चेक कर सकते हो। जब इसके बाद जो लाइट निकलेगी ना, लाइट में क्या होगा कि जब इसकी एक्सिस इसके पैरेलल होगी तो पूरी की पूरी ये लाइट निकल जाएगी, पूरी की पूरी लाइट निकल जाएगी। लेकिन जब ये परपेंडिकुलर होगी तो पूरी की पूरी लाइट कट जाएगी और इधर अंधेरा दिखेगा। ठीक है ना। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट देखो, व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर एनालाइजर क्या है, वो भी एक पोलराइड है। एनालाइजर वेरीज देन लाइट इज पोलराइज्ड, है ना, ये प्लेन पोलराइज्ड, ठीक है ना। यदि ऐसी सिचुएशन है तो पोलराइज, और यदि अनपोलराइज लाइट को पास करोगे तो उसकी इंटेंसिटी वेरी नहीं करेगी। हर बार उसका प्लेन भले चेंज हो जाएगा, लेकिन ये पोलराइज लाइट निकलेगी हर बार और उसकी इंटेंसिटी ऑलमोस्ट समान रहेगी, क्योंकि ये सिमेट्रिकल सिचुएशन है। कहीं भी किसी भी दिशा में ले जाओ तो एक ही तरह की लाइट दिखेगी बस आपका। लेकिन जब ये प्लेन पोलराइज लाइट है तो एक बार इसका प्लेन फिक्स हो गया है,
फिर इसको रोटेट करेंगे तो आपको इसके निकलने वाले लाइट में अंतर आएगा। इस चीज़ को स्टडी किया था मोलू ने, ये मोलू ने इसका स्टडी किया था और इन्होंने कहा कि ये जो एनालाइजर से जो लाइट निकलेगी है ना, उसकी इंटेंसिटी I0 cos स्क्वायर थीटा के बराबर होगी। I बराबर I0 cos स्क्वायर। देखो इसकी इंटेंसिटी को I0 का है, ये पोलराइज लाइट आ रही है, उसकी इंटेंसिटी I0 है। यदि इस पोलराइजर के एक्सिस और इसके प्लेन के बीच में, या ये कहो कि ई वेक्टर, जैसे देखो ये आपने एक पोलराइजर बनाए थे, ये पोलराइजर, ये आपकी एक्सिस है, ठीक है। यदि ई वेक्टर इसे थीटा कोण बना रहा है ना, या ये कहो कि ये एनालाइजर और पोलराइजर के एक्सिस के बीच में थीटा कोण है। देखो इसकी एक्सिस ये हो गई, इसकी एक्सिस ऐसी है, तो इन दोनों के बीच में थीटा कोण है। तो इसके प्लेन पोलराइज लाइट इसकी एक्सिस के पैरेलल होगी ऐसे, तो ई वेक्टर कैसे होगा, ऐसे, ये इस तरह का। देखो ई वेक्टर ऐसे होगा। देखो ये एनालाइजर है, एनालाइजर को हमने फिक्स कर दिया, तो ई वेक्टर की दिशा ऐसे होगी ना, इसके एक्सिस के अलावा ये हो गई, और ये जो है इसे थीटा एंगल पर इंक्लाइंड हो गया तो थीटा हो गया। तो अब ई वेक्टर का एक्सिस से थीटा कोण बन गया, ठीक है ना। तो अब आप क्या हुआ देखो, तो इसका कास थीटा कितना हो गया, ई कास थीटा। ई कास थीटा ही पैरेलल है, तो देखो पैरेलल कंपोनेंट क्या होगा, पैरेलल कंपोनेंट, इसका पैरेलल कंपोनेंट कितना हो गया, देखो कितना, ई कास थीटा हुआ ना, ई कास थीटा। इंटेंसिटी कितनी होगी, इंटेंसिटी होती है आई बराबर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, आई बराबर ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के अनुसार, ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बस ये हो गई। और ये ई स्क्वायर कितना है, इनिशियल I0 था, कॉस स्क्वायर थीटा। ये मूलुस लॉ पर सवाल पूछे जाते हैं, मूलुस लॉ पर ये इस पर सवाल पूछे जाते हैं कि पोलराइड को थीटा एंगल है तो इंटेंसिटी कितनी होगी। तो अब आप इसमें देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछ सकता है कि E = E0 cos थीटा, है ना। निकलने वाले लाइट का जो एम्पलीट्यूड है वो इस तरह से वेरी होगा और उसकी इंटेंसिटी इस तरह से वेरी होगी, इस फंक्शन के हिसाब से, है ना। यही मूलुस लॉ है, अब इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक पोलराइजेशन के बारे में समझ लिया। पोलराइजेशन क्या होता है, जब पोलराइज लाइट की पहचान कैसे करोगे, और फिर ये जो पोलराइज लाइट को यदि किसी पोलराइज के थ्रू पास करेंगे तो उसका कितना कंपोनेंट बाहर निकलेगा, उसकी इंटेंसिटी कैसे होगी, है ना, और निकलने वाले उस प्रकाश का एम्पलीट्यूड कितना होगा, ठीक है ना। इतनी चीज़ समझ गए। एक और चीज़ अध्ययन करना है कि पोलराइज लाइट पैदा कैसे करोगे। तो पहला तरीका तो यही है कि ये पोलराइज से पास कर दो। तो पोलराइज एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना, और उसमें कुछ मटेरियल का बना होता है जो केवल अपने एक्सिस के अलांग आने वाले प्रकाश को जाने देता है, बाकी को काट देता है, ठीक है ना। तो इसलिए प्लेन पोलराइज लाइट बनती है, ठीक है। अब अगला एक दूसरा तरीका होता है, उसको स्टडी किया ब्रेवेस्टर ने। ब्रेवेस्टर ने कहा कि मान लो ये इंटरफेस है ना, और यदि कोई लाइट, अनपोलराइज लाइट, ये कौन सी लाइट है, ये देखो अनपोलराइज लाइट है, ऐसी लाइट इस पर पड़ रही है, ठीक है कि नहीं। और ये कितना एंगल पर आ रही है, आई एंगल पर आ रही है, चलो आने दो। तो ये रिफ्लेक्ट भी होगी, जैसे हमने कहा ये रिफ्लेक्ट हुई, और ये ट्रांसमिट भी हो जाएगी आर पर, ये दूसरे मीडिया में ये ट्रांसमिट इंटरफेस, ये मीडिया 1 मीडिया 2, ठीक है ना, ये आर पर वो हुई। तो ब्रेवेस्टर ने देखा कि जब इस
ये रिफ्लेक्टेड है ना, ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये ट्रांसमिटेड रे, ट्रांसमिटेड रे। ठीक है, इन दोनों के बीच में जब 90 डिग्री का कोण होता है तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, पोलराइज्ड होते हैं। दोनों के दोनों लाइट जो होती है, रिफ्लेक्टेड बीम और ये ट्रांसमिटेड बीम, दोनों ही पोलराइज्ड होती है, पोलराइज्ड होती है। ठीक है ना, इसी चीज़ को हम ब्रेविस्टर लॉ कहते हैं, और इस आई को कहते हैं, आई इज कॉल्ड ब्रेविस्टर एंगल, आई इज कॉल्ड ब्रेविस्टर एंगल, ब्रेविस्टर एंगल। ठीक है ना, तो यदि इस लाइट को इस तरह से इस एंगल पर इंसिडेंट करें कि रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड लाइट के बीच में 90 डिग्री हो जाए, और यदि ऐसा होगा तो क्या होगा भाई, देखो आई कितना होगा, ये भी देखो आई है ना? इसके लिए शर्त क्या है, आई कब होगा, देखो हम म्यू बराबर होता है साइन आई बाई साइन आर। ये तो जनरल रूल है, सभी जगह होती है, लेकिन ये कह रहा है कि आई और आर के बीच में है ना, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में 90 डिग्री का कोण है, और ये देखो ये दोनों का कॉमन नॉर्मल है, दोनों इंटरफेस का ये कॉमन नॉर्मल है ना? तो नॉर्मल ये आई है, ये आर है ना? तो यदि ऐसा हो गया कॉमन नॉर्मल का ये 90 डिग्री निकल गया तो आई प्लस आर कितना हो गया, 90 हो गया कि नहीं? तो फिर आई बराबर कितना हो गया, 90 माइनस आर। ठीक, तो यदि इसमें आप रख दो तो साइन आई बराबर 90 माइनस आर, तो साइन 90 माइनस आर, ठीक है, बटा साइन आर, ये कितना हो गया, ये कास आर हो गया, ये हो गया साइन आर हो गया, है ना? तो इसको कहते हैं 1/tan आर हो गया। ठीक है, तो अब इसे इन दोनों के हिसाब से लिख सकते हो, tan आर इक्वल टू 1/μ। ठीक है, tan आर बराबर 1/μ, तो साइन आई कितना होगा, देखो साइन आई बराबर कितना हो गया, साइन आई बराबर साइन आई नहीं, तो इसमें tan आई ले लेते हैं ना, tan आई कितना हो जाएगा, tan आई बराबर tan 90 माइनस आर, तो ये हो गया कितना हो गया, tan 90 माइनस आर को क्या बोलते हैं, कॉट आर कहते हैं ना, कॉट आर है ना, 1/tan आर, तो ये कितना हो गया, तो tan आर की वैल्यू यहाँ रखो म्यू, तो ये क्या हो गई इस पर, tan आई बराबर म्यू, यानी आई बराबर tan इनवर्स म्यू, tan इनवर्स म्यू। ठीक है ना, तो ब्रेविस्टर एंगल के लिए कंडीशन क्या हो गई, यही है ब्रेविस्टर एंगल के लिए कि किस एंगल पर इंसिडेंट हो वो tan इनवर्स म्यू पर, इंसिडेंट एंगल जो होगा tan इनवर्स म्यू हो, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स के हिसाब से आप सेट कर लिए, है ना? म्यू क्या है, म्यू इक्वल टू म्यू 1/2, है ना? ये दोनों के रिलेटिव है, तो इन दोनों का, इसका म्यू है, इसका 1 है, तो उस तरह का हमने लेकर के किया है। यदि वो अलग अलग मीडिया है, अलग अलग रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स है, तो फिर उसके हिसाब से आप जमाना पड़ेगा। तो ये tan इनवर्स म्यू इक्वल टू आई, ठीक है ना, ये जो है आपका ब्रेविस्टर एंगल है। ठीक है, अब ब्रेविस्टर एंगल में
कौन सी लाइट किस तरह की पोलराइज होगी इस डायग्राम में दिखा हुआ है। ये दूसरा डायग्राम है, इसमें ये देखो ये अनपोलराइज लाइट आई है, ये गोल गोल इसमें दिखा है अनपोलराइज है, ठीक है। ये वाली लाइट जो जाएगी है ना, ये लाइट जाएगी, ये क्या है, ये प्लेन ऑफ पेपर के नॉर्मल है। रिफ्लेक्टेड लाइट में प्लेन पोलराइज लाइट का इसका प्लेन जो है इसके प्लेन ऑफ पेपर के नॉर्मल है, और ये वाला जो है प्लेन ऑफ पेपर के पैरेलल है, ठीक है ना। और ब्रेविस्टर एंगल पर क्या स्थिति हो रही है कि ये लाइट इस तरह जा नहीं सकती, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर जो होगा सी वेक्टर के पैरेलल हो जाएगा। तो लाइट में कभी होता नहीं है सी वेक्टर के पैरेलल इलेक्ट्रिक वेक्टर होता नहीं है, न ही मैग्नेटिक वेक्टर भी होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो इसलिए ये दो अलग अलग पोलराइज लाइट में बन जाए, ये भी पोलराइज रहती है, ये भी पोलराइज रहती है, लेकिन इनका प्लेन पोलराइजेशन जो होता है ना, तो ये क्या किधर होगी, इसका प्लेन पोलराइज ये पेपर आप प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर मैंने नॉर्मल दिशा में, इसमें प्लेन ऑफ पेपर के एलॉन्ग होगी, ठीक है। तो ये रहा ये ब्रेविस्टर एंगल। अब आगे देखते हैं क्या है, कुछ नहीं, ये इसी का ही एक, यदि मान लो ये प्लेन पोलराइज लाइट आ रही है ना, यदि पहले से ही इसमें एक प्लेन पोलराइज लाइट इस पर इंसिडेंट कर रही है, और मान लो ये ब्रेविस्टर एंगल है, ये tan इनवर्स म्यू है ना, इसके ऊपर ये लाइट जो है इंसिडेंट हो रही है, तो ये लाइट पता है क्या होगा, ये पोलराइज लाइट सीधे सीधे ये ट्रांसमिट हो जाएगी, है ना, और रिफ्लेक्ट नहीं होगी। क्या होगी, और ये यदि ऐसा हो तो नंबर 1, इफ इसमें हमने क्या है कि रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है ना, पोलराइज्ड लाइट। तो प्लेन पोलराइज लाइट ऐसी हो जिसका ई वेक्टर इसके पेपर में हो, ऐसे ये इस तरह से आए और ब्रेविस्टर एंगल पर इंसिडेंट हो रही है, ठीक है ना, तो ये पूरी की पूरी ट्रांसमिट हो जाएगी और इसका प्लेन बदलेगा नहीं, है ना। ये दूसरी बात, यदि ये जो है ये ऐसा सिचुएशन हो, ये ब्रेविस्टर एंगल है, प्लेन पोलराइज लाइट है ना, परपेंडिकुलर इसका वेक्टर है, और ये tan इनवर्स म्यू पर इंसिडेंट कर रही है, इस पर कोई सवाल पूछ सकता है, ठीक है। तो ये और ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो रिफ्लेक्टेड वेव भी सीधे सीधे प्लेन पोलराइज होगी, प्लेन पोलराइज होगी, ठीक है ना। तो ये प्लेन पोलराइज लाइट ये ऐसा होगी, लेकिन यदि अनपोलराइज लाइट किसी भी तरह की आती है और ब्रेविस्टर एंगल है, यदि अनपोलराइज लाइट है तो उसी की बात हम लोगों ने किया था, और इसमें अनपोलराइज लाइट है ना, और ये आ रही है कितने पर, tan इनवर्स म्यू पे, ये थीटा है। अब ये जो है दो टुकड़े में बटेगी, इधर चली गई ऐसे ऐसे, और इधर इसके परपेंडिकुलर दिशा में चली गई ये वाली, है ना, ये दो पोलराइज लाइट में बटेगी, ठीक है। तो पोलराइजेशन संबंध में इतनी जानकारी है ना, और हमें नहीं लगता कि तुम्हारे कोर्स में इसके अलावा और कुछ है, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में जितने टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया उसका थियोरिटिकल पार्ट यहाँ ख़त्म होता है, और इसी के साथ ये वीडियो भी समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।